हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी नहीं की है तो कॉर्नर में आई बटन है, इसे दबाकर आप पहले वो दोनों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर लीजिए, तभी ये 1.3 आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पर मैं 1.3 से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको यहाँ बताऊंगा। पहले 1.1 और 1.2 में जो मुख्य डेफिनेशन थी उनको भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अब देखिए, जैसा कि हमने 1.1 में आपको बताया था, सबसे पहले समुच्चय। देखिए समुच्चय किसे कहते हैं, आपको डेफिनेशन मैं समझता हूँ अच्छे से याद हो गई होगी। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ जो मेन बात है वो है सुपरिभाषित, यानी वस्तुएं जो होनी चाहिए वो डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि उसमें जो गुण हो वो किसी और में ना हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये बात गुण इसमें है तो वो हम किसी भी व्यक्ति से पूछें, वही गुण उसमें बताना चाहिए। जैसे कि ये है, देखिए 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 से कम जो विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं यही होती हैं, इसके अलावा कोई किसी और में ये गुण नहीं पाया जाता। यानी 10 से कम विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 ही होती हैं, इसके अलावा कोई और नहीं होती। यानी जो गुण इसमें है वो किसी और में नहीं है। या यूँ कहें कि इस बात को हम किसी से भी पूछ लें जिससे इसके बारे में जानकारी है, संख्याओं के बारे में, तो सबका आंसर एक ही आएगा, दो आंसर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये जो संग्रह हो गया वो सुपरिभाषित संग्रह हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। इसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल ये है भारत की नदियाँ। तो भारत में जो नदियाँ हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, आप किसी से ही पूछ लीजिए, बिल्कुल फिक्स। ऐसा तो है नहीं कि नदियाँ कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी, जो नदी हैं वही रहेंगी। तो ये भी जो संग्रह हो गया वो सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हो गया। इसी तरह से अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए AEIOU यही स्वर होते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे मेरे से पूछिए या आपसे पूछें या किसी थर्ड पर्सन से पूछिए, सबका आंसर एक ही रहेगा। यानी जो इनमें गुण है वो जो 26 अक्षर है उनमें से और किसी में गुण वो नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है इन्हें हम जो है क्या कहेंगे, सुपरिभाषित संग्रह कहेंगे। यहाँ पे एक बात और बता दें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात चल रही है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना ब्रह्मांड में कोई सी भी संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर 10 तक जो विषम संख्याएं हैं वो 10 से ऊपर कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर लोगे तो उसमें ये संख्या नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ इससे मतलब ये होता है। तो अब देखिए इसके बाद इसके टाइप क्या थे, जो आपको पता ही होगा क्या टाइप थे, मैं फिर भी आपको बता दें। दूसरा देखिए यहाँ था समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के, प्रदर्शित करने के दो तरीके बताए थे हमने। सबसे पहला तरीका बताया था रोस्टर या सारणियन या सूची विधि। तो रोस्टर विधि क्या होती है, अगर हम जो सुपरिभाषित संग्रह है, जैसा कि अभी हमने आपको संग्रह जो दिखाया था, अगर हम उसको मजला ब्रैकेट के अंदर लिखें और इसके जो एलिमेंट हैं उनमें कोमा लगा कर लिखें, जैसे वोवेल्स में देख लीजिए जो स्वर थे उनको अगर हम लिखें ऐसे A E I O U, अगर हम इनको वॉल्स को क्या लिखें, कोमा लगा कर मजला ब्रैकेट में लिखें, तो ये जो कहलाता है रोस्टर या सारणियन या सूची विधि कहलाता है। और इन्हीं को अगर हम मजला ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखें, पहले मजला ब्रैकेट लगाएंगे फिर कोलन, फिर यहाँ x का गुण ले लीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, क्या लिखेंगे, x अंग्रेजी वर्णमाला, यहाँ इसका क्या लिखना होता है, हमें गुण लिखना होता, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर दो दिया। एक बार फिर ध्यान दें कि पहले हम यहाँ पे x लिखें और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये कोलन या सच डेट, इसका गुण यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो कहलाती है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि कहलाती है, ठीक है। बिल्कुल ये जो तरीका है वो रोस्टर, सारणी या सूची विधि, और ये जो तरीका है वो गुण या समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। और इसको पढ़ते कहते हैं कैसे, सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। कैसे पढ़ेंगे, सभी x का समुच्चय जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ठीक है। तो आप देखिए जो 1.2 में जो मुख्य डेफिनेशन थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 1.2 में हमने बताया था आपको रिक्त समुच्चय, तो आपको डेफिनेशन पता होगी, फिर मैं यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, यानी कि खाली हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि आप अपनी क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं और वो क्लास किसी स्कूल के अंदर होगी, ठीक है। और अगर हम कहें कि आपकी क्लास में
जो है ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10th में भी पढ़ते हैं, यानी अगर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो और हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ की क्लास में ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10th में भी पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं, तो आपका जवाब होगा कि ऐसा कोई बच्चा हमारी क्लास में नहीं है जो 10th में भी पढ़ रहा है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ रहा है। तो इसका मतलब वो जो समुच्चय हो गया वो रिक्त समुच्चय हो गया। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय जो खाली हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे एक हमें समुच्चय दे दें ये वाला। ठीक है, हमें दे दिया समुच्चय -2 और -3 और -5 और हमसे कह दिया ये जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, जबकि ये कैसा है, इंटीजर है, प्राकृतिक संख्या इसमें एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो अगर वो कहता है तो ये कहता है कि ये जो समुच्चय है वो कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी गुण रूप में लिख दे इसको, तो तब ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ऐसा समुच्चय जो खाली हो जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखिए इसी में और भी हमने बताया था, इसी में हमने बताया था एक परिमित समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या गिनी जा सके। ठीक है, उन्हें हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की गिनती हम ना कर सकें उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बहुत, जैसे हम कहें कि भारत में रहने वाले सभी मनुष्यों का समुच्चय, तो भारत में रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं उनकी काउंटिंग हम नहीं कर सकते, लेकिन हेल्प लेके हम कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित का मतलब वो है जिन्हें हम काउंटिंग ही ना कर सकें। ठीक है, और इसके लिए हमने आपको बताया था, जैसा कि आपको ध्यान होगा, जैसे हमने लिख दिया 1, 2, 3 और उसके बाद 3 डॉट लगा दिया ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि इसी तरह से प्राकृतिक संख्याएं आगे भी हैं। तो आप चाहे लिखते रहिए, चाहे आप लिखिए, आप चाहे किसी का सहयोग लीजिए, आप इनको लिखते रहेंगे कभी भी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए ये जो समुच्चय है वो कैसा है, परिमित है। ठीक है, वो सॉरी अपरिमित है। और परिमित कब होगा, जब उसमें संख्या गिन सको, जैसे कि ये दे रखा है, इसमें देखिए आप एलिमेंट गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो है वो परिमित समुच्चय है। साथ में हमने आपको वहां भी बताया था, एक बार फिर बता देते हैं, समान समुच्चय। तो ऐसे दो समुच्चय जिसमें पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय में हो और दूसरे का प्रत्येक अवयव पहले समुच्चय में हो तो उसे हम समान समुच्चय कहते हैं। देखिए ये चैप्टर जब भी आप अगली एक्सरसाइज करें तो एक बार पहले एक्सरसाइज की जो थ्योरी है उसे ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही मज़े वाला है, इंटरेस्टिंग वाला है। अगर आप जब भी अगली एक्सरसाइज करें पहली एक्सरसाइज में जो थ्योरी थी उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, अगर आप बिना पहली थ्योरी रिवाइज करे एकदम अगली एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे ज़्यादा बोरियत भी यही चैप्टर है, और बिल्कुल इसी चैप्टर पर डिपेंड और भी चैप्टर है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आया है उप समुच्चय। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं यहाँ पर हम इसको बताएंगे। तो उप समुच्चय इंग्लिश में बोलते हैं इसको सबसेट। ठीक है, वैसे तो नाम से मालूम हो रहा है कि उप समुच्चय यानी कि इसका परिवार का सदस्य। जैसे अगर एक समुच्चय हमारे पास ए है, दूसरा समुच्चय बी है, और अगर ए के सारे अवयव बी में हो, ठीक है, एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है, और ए के सारे अवयव बी में हो तो उसे हम कहते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का उप समुच्चय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 1, 2 और 3, ठीक, और बी में जो एलिमेंट है हमारे पास हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो बी में भी है। अगर ऐसा है तो हम उसे लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या बोलेंगे उसे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब इसे देखिए एक और जनरल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। आप अपने आप को मान के चलिए कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका जो समुच्चय है वो एक्स है। ठीक है, आप जिस भी स्कूल में पढ़े अपने आप को मान के चलिए, और आप जिस क्लास में पढ़ते हैं तो उसका जो समुच्चय है वाई है। तो सबसे पहले देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्या आपकी कक्षा में ज़्यादा बच्चे होंगे या आपके विद्यालय में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखिए कम कौन सा है, तो दोनों में देखिए आपकी कक्षा में जो विद्यालय होंगे वो कम होंगे। ठीक है, और जो आपका विद्यालय है उसमें सारे ज़्यादा बच्चे होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लासें हैं तो उसमें ज़्यादा बच्चे होंगे स्कूल में, लेकिन जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है उसमें कम होंगे। अब ये चेक कीजिए कि जो कम वाले हैं वो ज़्यादा वाले में सारे बच्चे हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं कोई नहीं हो। तो ये निश्चित है जब आप इस एक्स विद्यालय में पढ़ते हैं और ये एक्स विद्यालय की आपकी एक कक्षा है वाई, तो इसका मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट यानी इसके प्रत्येक बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। जब इसमें पढ़ता है तो हम कहेंगे कि वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि वाई का प्रत्येक एलिमेंट जो है वो एक्स में पढ़ता है। ठीक है, एक्स आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, वाई क्या है, आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है।
तो यहाँ पे देखिए y का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो x के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे y इज ए सबसेट ऑफ x, क्योंकि y में एलिमेंट कम है और x में ज़्यादा है, जो ज़्यादा वाला है वो आगे लिखना है। इसको देखिए नीचे ये गलत लिखा गया है, इसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा इसके स्थान पे, ये आएगा y इज ए सबसेट ऑफ x, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, ये प्रिंटिंग यहाँ मिस्टेक ये। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, y इज ए सबसेट ऑफ x। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखिए हम ये पढ़ेंगे, अगर आपको हिंदी में पढ़ना तो बोलेंगे y उप समुच्चय है x, ठीक है, और इंग्लिश में पढ़ना तो y इज ए सबसेट ऑफ x। कैसे पढ़ेंगे, एक साथ में, एक बार मेरे साथ बोले, y इज ए सबसेट ऑफ x। अगर आपको हिंदी में बोलना है y जो है वो x का उप समुच्चय है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इधर जो होंगे एलिमेंट वो इससे ज़्यादा या बराबर हो सकते हैं, इसमें कभी भी कम नहीं होने चाहिए। जिधर मुंह खुला हुआ है, ठीक है, जिधर मुंह खुला हुआ है उसमें एलिमेंट a के बराबर या उससे, ठीक है, कम ही होने चाहिए। अगर a और b में एलिमेंट बराबर आ जाए तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और a और b में एलिमेंट अगर बराबर हो तो इसे हम बोलेंगे a इज ए सबसेट ऑफ, सबसेट इक्वल टू b। कैसे बोलेंगे, a इज ए सबसेट इक्वल टू b। कब बोलेंगे, जब a के अंदर जो एलिमेंट है उतने ही b के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बात आपको और बता दें, देखिए इसकी एक डेफिनेशन और है, वो डेफिनेशन ये वाली भी है, आप इसको भी डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं। यदि समुच्चय a का प्रत्येक अवयव समुच्चय b का भी अवयव हो तो a b का उपसमुच्चय कहलाता है। तो एक डेफिनेशन ये वाली है, हाँ डेफिनेशन ये तो मैंने बताई दी, अभी और आपको एक डेफिनेशन, हाँ यही वाली, ये तो मैंने बता दी पहले। इसमें कुछ और बातें आपको बतानी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर a जो है सबसेट है b, तो इसका मतलब क्या है कि a का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो b में है। अगर कोई एलिमेंट स्मॉल a के अंदर है, किसके अंदर है, a के अंदर है, तो वो जो एलिमेंट होगा, दिस इम्प्लाइज डैट जो a एलिमेंट होगा वो b के अंदर भी होगा, यानी कि a बिलोंग्स टू b। कहीं पर अगर हमें ऐसा दिया हुआ कि a इज ए सबसेट ऑफ b, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर a एलिमेंट, स्मॉल a एलिमेंट कैपिटल A के अंदर है तो वो 101% b के अंदर भी होगा। और इसमें देखिए ये वाला चिन्ह लगाते हैं हम यहाँ पे, इसे बोलते हैं इम्प्लाइज डैट। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इम्प्लाइज डैट, या ये एरो है का निशान लगा देते हैं, जिसका अर्थ होता है, तात्पर्य है ऐसा होता है, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या होता है, या इंग्लिश में बोले आप इम्प्लाइज डैट। कैसे पढ़ेंगे, a बिलोंग्स टू a इम्प्लाइज डैट a बिलोंग्स टू b। अगर a के अंदर है तो वो b के अंदर भी होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ देखिए इस तरह से, ये इसे आप नोट कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कोई एलिमेंट a के अंदर तो है, बट जो a एलिमेंट है वो b के अंदर नहीं है, ठीक है, तो मतलब ऐसा करके लिखा हुआ डज नॉट बिलोंग। जैसा कि हमने पहली एक्सरसाइज में ये बताया था आपको, कोई एलिमेंट a के अंदर तो है लेकिन वो एलिमेंट b के अंदर नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि a इज नॉट सबसेट b। कैसे लिखेंगे, इसे ये लगाएंगे और उसको काट देंगे, ठीक है, a इज नॉट सबसेट b। अगर कोई एलिमेंट a के अंदर है लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, a नॉट सबसेट b, ठीक है। ये मैंने नीचे लिख भी दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बता दें, जो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दी, एक बार फिर बता दूँ कि अगर कहीं पे ये लिखा है कि a इज ए सबसेट ऑफ b, यानी a के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो b के अंदर है, और v इज ए सबसेट ऑफ a, यानी b के जितने एलिमेंट हैं वो a के अंदर भी हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये दोनों a और b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम ये वाला चेन लगाते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए a इज ए सबसेट ऑफ b, फिर यहाँ पर लगाएंगे कोमा, v इज ए सबसेट ऑफ a, और यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वो ये वाला लगेगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है, जरा समझें इसको। अगर a के सारे एलिमेंट b में हैं और b के सारे एलिमेंट a में हैं तो हम कहेंगे कि a बराबर b है, या इसको यूँ कह सकते हैं, अगर a बराबर b है तो a के सारे एलिमेंट b में होंगे और b के सारे एलिमेंट a में होंगे, ठीक है। इसे दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी और राइट से लेफ्ट भी, ठीक है। ये चीज़ हमने ऊपर लिख भी दी, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात लिखी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, देखिए परिभाषा निष्कर्ष निकलता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये नोट करने वाली बात है, बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अब क्यों होता है जरा ध्यान समझिए। चूंकि हमने कहा था ए का प्रत्येक एलिमेंट जो इसमें होना चाहिए, अब चूंकि प्रत्येक का एलिमेंट, ए का एलिमेंट ए में तो हो गई,
तो उप समुच्चय की जो परिभाषा है उससे बिल्कुल क्लियर है कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ ए ऑलवेज, ए इज ए सबसेट ऑफ ए ऑलवेज, क्योंकि कहेंगे हम क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। अब एक और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता है। ये नोट करने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, नहीं होता है। अतः हम इस बात से सहमत हैं कि फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। कहने का मतलब है दुनिया का कोई सा भी समुच्चय हो उसके अंदर फाई जरूर होगा। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, क्यों? क्योंकि फाई का प्रत्येक अवयव ए के अंदर मौजूद है, और चूंकि फाई के अंदर है ही नहीं तो इसका मतलब ए के अंदर भी नहीं है, तो इसका मतलब फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करें। सबसे पहली बात कि प्रत्येक एलिमेंट जो स्वयं का सबसेट होता है, और जो फाई होता है वो दुनिया का कोई सा भी सेट हो सभी का फाई जो सबका सबसेट होता है। फाई जे सबसेट ऑफ ए बी सी डी एक्स वाई जेड सब, और आपका भी सबसेट होगा फाई। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ आप देखिए कुछ एग्जाम्पल भी नीचे दे रखे हैं जिससे आपको ये वाली बात क्लियर हो जाए। जैसे अभी एक ये था कि अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है और बी इज ए सबसेट ए है तो ए इक्वल टू बी। क्यों? यहाँ पर देखिए ये लिखा है ए के एलिमेंट तो ये लिखे हुए हैं, अब यहाँ पर लिखा है बी के कैसे एलिमेंट हो जाएंगे। एक्स संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 और 5 ही तो होती। अब देखिए ए और बी क्या है, ए के सारे एलिमेंट किस में हैं? बी में है, और बी के सारे एलिमेंट किस में हैं? ए में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे वाला देख लीजिए कि ए में क्या एलिमेंट हैं? ए के सारे एलिमेंट क्या बी में है? नहीं है। क्या बी का सारे एलिमेंट ए में है? नहीं है। तो इसका मतलब ए और बी कैसे हैं? उपसमुच्चय नहीं है। तो वी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। काम की बात है, नोट करने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और देखिए, मैं अच्छी वाली बात बता रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इसको देखो बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। अब जरा ध्यान समझना, अगर ए सबसेट हो बी, ठीक है, क्या हो? ए सबसेट हो बी, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो, और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो उसे हम बोलते हैं, ए को बोलते हैं उस केस में ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो बी का उचित उप समुच्चय है। और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम बी को बोलते हैं अधि उप समुच्चय। क्या बोलेंगे? बी को अधि उप समुच्चय। देखिए ये वो लिखा है, बी को क्या बोलेंगे? अधि उप समुच्चय, और ए को क्या बोलेंगे हम? उचित उप समुच्चय। कब बोलेंगे? जरा ध्यान समझे, एक बार फिर समझें। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तब हम बी को कहेंगे अधि उप समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सेट, और ए को बोलेंगे हम प्रॉपर सेट। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है। कौन सा? ये देखिए 4। बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ए इज ए प्रॉपर सेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, यानी ए जो है बी का उचित उप समुच्चय है, बी जो है ए का अधि उप समुच्चय है। ठीक है, ऐसा अभी हम इसको बोल सकते हैं। और नॉर्मली हम ये तो बोलते ही हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, इसी को ए इज ए सबसेट ऑफ बी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ए जो है बी का उचित समुच्चय है या बी ए का अधि उप समुच्चय है। कब कहेंगे? अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम दो तरीके से कह सकते हैं। ए ये सबसेट बी को हम क्या कहें? दो प्रकार से कह सकते हैं। अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, पहला तरीका क्या है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। ठीक है, दूसरा तरीका ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। तीसरा बी जो है ए का अधि उपसमुच्चय है। ठीक है, एक ही बात को 3 प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ मैं जल्दी से आपको एक ये बात बता देता हूँ, आपको जानना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। अब जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके उपसमुच्चय क्या क्या होते हैं, जरा ध्यान से देंगे। देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो ये होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और बाद में 3 डॉट लगे हों तो इसका मतलब ये अपरिमित समुच्चय है। अब ये जो है जो पूर्णांक का समुच्चय होता है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। उसमें सभी प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, जीरो भी आता है और माइनस भी आता है। तो यहाँ पे जो एन है
वो क्या है, सबसेट है जेड का। अब क्यों है, क्योंकि एन का प्रत्येक एलिमेंट जेड के अंदर मौजूद है। देखिए डॉट का मतलब इसी तरह से आगे भी, ठीक है। अब यहीं पे दूसरा होता है परिमेय संख्याएं। तो वे संख्याएं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहती हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं और क्यू का मान 0 नहीं होता है। और देखिए यहाँ पे एक बात और, जो एन परिमेय संख्या है जो होती हैं उसमें नेचुरल नंबर को भी हम परिमेय संख्याएं कह देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 नेचुरल नंबर है, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हो, तो इसका मतलब ये भी कैसी परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होता है प्रॉपर सेट होता है किसका, परिमेय संख्या का, ठीक है। और साथ में जो जेड होता है इंटीजर, ये भी सबसेट होता है परिमेय संख्या का, ठीक है। तो इन तीनों से क्या चीज़ बात मालूम चलती है कि एन इज ए सबसेट ऑफ जेड एंड एन इज ए सबसेट ऑफ क्यू, ठीक है। और जेड इज ए सबसेट ऑफ क्यू। तो क्या क्या बातें मालूम चली यहाँ पे, हमें मालूम चली एन इज ए सबसेट ऑफ जेड होता है और एन इज ए सबसेट ऑफ क्यू होता है और साथ में जेड इज ए सबसेट ऑफ क्यू होता है। अब जरा क्यों होता है, देखिए एन का प्रत्येक एलिमेंट जेड में है इसलिए एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, और यहाँ एन सबसेट क्यू क्यों है, क्योंकि एन के प्रत्येक एलिमेंट को हम जो है परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के अंदर ये तो होगा ही, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, इसलिए एन इज ए सबसेट ऑफ क्यू। इसी तरह से देखिए जेड इज ए सबसेट ऑफ क्यू क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जेड के सारे एलिमेंट जो है क्यू में होंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे देखिए एक आगे है अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट के अंदर होती हैं, यानी कि अगर हम रियल नंबर में से कौन से रेशनल नंबर निकाल दें, ठीक है, तो वो जो बचती हैं अपरिमेय रहती हैं और अपरिमेय को हम बोलते हैं टी, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में जो है रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी भी दुनिया की संख्या है उनमें से क्यू को माइनस कर दें तो वो क्या बन जाता है, अपरिमेय, ठीक है। या रूट वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। तो इन सबको मिलाकर देखिए ये निष्कर्ष निकला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। क्या निष्कर्ष निकला, सबसे एक हमने क्या बताया था, एन इज ए सबसेट ऑफ जेड भी होता है और एन इज ए सबसेट ऑफ क्यू भी होता है, ठीक है। दो बात ये बताई थी, साथ में हमने क्या बताया, एक बात ये बताई थी कि जो क्यू है ये सबसेट ऑफ आर, यानी क्यू क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, और आर क्या होता है जिसमें परिमेय अपरिमेय और परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक होते हैं। तो क्यू इज ए सबसेट ऑफ आर हो गया, ठीक है। दूसरा एक रिलेशन ये भी बना कि टी इज ए सबसेट ऑफ आर, टी इज ए सबसेट ऑफ आर, टी का मतलब अपरिमेय, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक, तो इसका मतलब टी का प्रत्येक एलिमेंट आर के अंदर है, ठीक। और जो चौथा रिजल्ट है वो क्या है, एन नॉट सबसेट टी, यानी कि जो नेचुरल नंबर हैं वो अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि अपरिमेय रूट वाली संख्याएं होती हैं और रूट वाली संख्या को हम नेचुरल नंबर नहीं कहते। तो इन सबको मिला के हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। देखिए अब आता है अंतराल, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आगे कई चैप्टरों में यूज होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लें। अब देखिए मान लीजिए कि अगर दो नंबर है हमारे पास ए और बी, और जो दोनों जो एलिमेंट है वो रियल नंबर है, ठीक है। और एक्स क्या है, ए और बी के बीच का कोई नंबर है, यानी कि ए और बी के बीच में क्या है, एक्स है। अब देखो एक्स क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ए और बी रियल नंबर है तो ए और बी के बीच में करोड़ों नंबर होंगे, ठीक है। दो रियल नंबर के बीच में लाखों करोड़ों अरबों नंबर होते हैं। तो वो कैसे कैसे लिखने का तरीका क्या है यहाँ पे वो बताया जाएगा। अब जबकि सबसे पहला तरीका ये है कि एक तरीका तो ये है कि हम ये ले सकते हैं कि ए ऐसे, ये तरीका है, यानी एक्स जो है वो ए से तो बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। दूसरा तरीका हम ये ले सकते हैं कि ए जो है एक्स के बराबर भी है, ठीक है, और उससे बड़ा भी है लेकिन बी के बराबर या उससे छोटा है। तीसरा तरीका ये है कि एक्स जो है वो ए से बड़ा है लेकिन बी के बराबर या उससे छोटा है। चौथा तरीका ये है कि ए एक्स जो है वो ए के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। तो चार प्रकार से इसको लिखा जाता है। पहला तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये वाला आ गया नीचे वाला, और चौथा तरीका है ये वाला, ठीक है। इन चार तरह से लिखा जाता है। अब देखिए इनको लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, इनको अंतराल यानी इसको हम ब्रैकेट के रूप में भी लिखते हैं। अगर इस वाले तरीकों को हम जो ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं, यानी करली ब्रैकेट, वो सर्कुलर ब्रैकेट लगाएंगे और उसे लिखेंगे ये, यानी ये वाला इसे बोलते हैं सर्कुलर ब्रैकेट या वृत्ताकार ब्रैकेट, ठीक है। और इसे बोलते हैं खुला अंतराल। क्या बोलेंगे इसको, खुला अंतराल, इंग्लिश में बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे इसको, ओपन इंटरवल। जब क्या हो, एक्स का मान ए से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा हो। और इसी को जो दूसरा वाला है इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलेंगे, एक बार बोल लो जरा, बंद अंतराल। और इसमें जो लगाएंगे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं,
ये वाला ध्यान दें, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला जो लगा हुआ। तीसरा जो टाइप है, अगर ऐसा लिखा है तो जिधर से बराबर नहीं लिखा उधर तो लगाएंगे ओपन, और जिधर बराबर लिखा उधर लगाएंगे क्लोज, ठीक है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये दिखाया गया है इस वाले में, देखिए इस वाले में ये। चौथा जो है, जिधर इक्वल लिखा हुआ तो इक्वल वाले में क्या लगाना, हमें ये बंद अंतराल लगाना, ठीक है। और यहाँ पे जिधर इक्वल नहीं लिखा उसमें खुला अंतराल, तो खुला अंतराल के लिए हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, और बंद अंतराल के लिए हम ये वाला यूज करते हैं। तो ये वाला बोलेंगे इसको ओपन अंतराल यानी खुला अंतराल, इसको बोलेंगे बंद अंतराल। और अगर ऐसा लिखा है ए और ये एक तरफ से ये वाला ब्रैकेट लगा, एक तरफ ये, तो इसे बोलेंगे अर्ध खुला। क्या बोलेंगे, अर्ध खुला यानी आधा खुला हुआ। अब किधर से खुला हुआ, राइट से आधा खुला। दूसरा तरीका ये है कि इधर लेफ्ट से खुल जाए आधा और राइट से आधा बंद हो जाए, तो इसे अर्ध खुला अंतराल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इन दोनों को, अर्ध खुला अंतराल। ऐसा बोलेंगे बंद अंतराल, इसको खुला अंतराल, ठीक। अब इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तो समझ लीजिए। जैसा कि अभी मैंने 4 चीज़ें आपको बताई थी। पहला तो ये बताया कि एक्स जो है ये वाला तरीका। दूसरा तरीका हमने बताया था कि एक्स इस तरह से लिखा हुआ। तीसरा तरीका बताया था, आप इसे नंबरिंग कोई सा भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले नंबर पे ये रखें दूसरे नंबर पे ये रखें, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये 4 तरीके बताए। अब इनको समुच्चय के रूप में कैसे लिखना ये वाली बात और हम बताएंगे। अब देखिए, जब वास्तविक संख्या होती है, जैसा कि पीछे भी हमने बताया था, उनको हम जो है रोस्टर विधि में नहीं ले सकते। जब रोस्टर विधि में नहीं ले सकते तो गुण विधि में लिखना होगा। गुण विधि में हम देखो इस वाले को सब क्या बोलेंगे हम, खुला अंतराल ए कोमा बी, और इसको आपको समुच्चय के रूप में लिखना, तो पहले मझला ब्रैकेट लगाएंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब इस यहाँ पे इसका गुण लिख देंगे। क्या है यहाँ पे, ए लेस देन इक्वल टू एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन बी। अब पढ़ेंगे क्या, एक्स उन सभी संख्याओं का समुच्चय है जो जहाँ एक्स ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। दूसरा वाला ये वाला, इस तरीके को देखिए कैसे लिखेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे ये वाला यहाँ पे। अब इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एक्स और फिर इसका गुण लिखेंगे, और क्या लिखेंगे कि ए जो है ग्रेटर देन इक्वल एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल एक्स ए और एक्स लेस देन इक्वल बी। तो जहाँ भी इक्वल का लग जाए तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा। उसके बाद जो तीसरा टाइप हमने लिखा उसमें क्या है, जिधर इक्वल नहीं है उधर ओपन और जिधर इक्वल है वहाँ से क्लोज्ड, ठीक है। और लिखने का तरीका क्या, देखिए फिर वही एक्स लिखेंगे, कोलन का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे जिधर इक्वल नहीं है तो यहाँ लेस देन लगाएंगे एक्स और लेस देन इक्वल बी। पढ़ेंगे कैसे, एक्स उन सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स ए से बड़ा लेकिन बी के बराबर या उससे छोटा। अब देखिए अंतिम वाला ये है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये इधर से क्लोज्ड है और इधर से खुला है। अब इसको गुण विधि में लिख सकते हैं हम, रोस्टर विधि में नहीं ले सकते, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को रोस्टर रूप में लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उनको गुणी विधि में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और लेस देन बी, ठीक है। ये तरीका हो गया। तो इस तरह समुच्चय के रूप में लिखते हैं। अब इसी को हम जो है चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं, फिगर द्वारा भी इसको हम दिखा सकते हैं। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पे ये फिगर ये बना हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, जो ओपन इंटरवल होगा इसमें जो रिंग होंगे वो खाली होंगे, दिख रहे होंगे। ये जो रिंग है देखिए अंदर से खाली है, ठीक है। और जो बंद अंतराल होता है उसमें जो रिंग होते हैं वो बंद होते हैं, और उसमें ए और बी होते हैं और उनके बीच के सभी होते हैं। ये गलत प्रिंट हो गया, इसमें जो है बीच वाला ज़्यादा डार्क रहेगा, बीच वाला डार्क रहेगा और बाकी जो है ये बीच वाला डार्क होगा। इसमें जरा ध्यान दें, इसको मैं इसमें लिख दूँ, मैं इसको थोड़ा चेक कर दूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर संख्या रेखा पर हमें दिखाना हो इसको तो हम इस तरह दिखा रहे हैं। पहला वाला क्या देखिए, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, और संख्या रेखा पर जो सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं वो डार्क नहीं होंगे, और बीच वाला जो पोर्शन होगा वो कैसा होगा, डार्क होगा। जैसा कि आपको यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो कैसा करना, डार्क करना। और अगर क्लोज इंटरवल है यानी इस वाले ब्रैकेट में लिखा हुआ तो यहाँ पर सर्किल को भी डार्क करना, ये जो सर्किल बने हुए हैं, और उसका जो बीच वाला भाग है उसको भी डार्क करना, ठीक है। सर्किल को भी डार्क करना और जो बीच का भाग है वो भी डार्क करना है। और देखिए जिधर क्लोज है तो उधर क्या, केवल उधर वाला सर्किल को आप डार्क करेंगे, और जिधर क्लोज नहीं है उधर सर्किल को आप खुला छोड़ेंगे और बीच के भाग को भी डार्क करेंगे। तीसरा देखिए यहाँ पे बी क्लोज लिखा तो बी वाले को भी डार्क करेंगे, और जो इस पर ओपन है ए की और साइड में ओपन है तो इसको खुला रखेंगे, और बीच वाला जो भाग है वो पूरा डार्क करेंगे। तो ये वाली बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी।
किसी समुच्चय के उप समुच्चय को ज्ञात करना और उनकी संख्या लिखना है। क्या तरीका, देखिए यहाँ आप समझ सकते हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है हमारे पास, उसमें जो एलिमेंट है 2 और 3 है, ठीक है, और ये हमने ए मान लिया। अब हमें इस समुच्चय के उप समुच्चय निकालने हैं, ठीक है, यानी ए के उप समुच्चय, उप समुच्चय। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि जो ए है वो एक पूरा परिवार है, और इस एक परिवार से मिलके कितने परिवार बन सकते हैं, तो इस परिवार से मिलके कितने छोटे छोटे परिवार बन सकते हैं, वो छोटे परिवार इस बड़े परिवार के उप समुच्चय कहलाएंगे। अब जैसे देखिए कैसे ए के उप समुच्चय कैसे, एक तो हमने बताया था कि फाई जो है सभी का उप समुच्चय होता है। दूसरा हमने बताया था कि कोई भी अवयव स्वयं का उप समुच्चय होता है, यानी कि दो तो यही हो गए, ठीक है, कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो दो बातें तो ये आप आंख बंद करके किसी के भी उप समुच्चय निकालें, वहां पे आप लिख दें। अब उसके बाद देखिए और क्या हो सकता है, एक 2 हो सकता है, उसके बाद एक 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, देखिए हमने ये 2 3, अब इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। तो कितनी संख्या हो गई यहाँ पे, 1 2 3 4, कितनी संख्या हो गई, 4, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चयों, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इसे हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर। अब मान लीजिए ए में जो है वो 3 एलिमेंट, ठीक है, कितने, 3, मान लिया 1 2 और 3 ले लिया। अब हम इस ए के उप समुच्चय निकालें, तो ए के उप समुच्चय क्या होंगे, पहले हमने बताया था क्या होंगे कि ए फाई तो सब में हो गई, साथ में और एक स्वयं भी होता है, यानी कि 1 2 3 हमने बताया, ये तो आप आँख बंद करके लिख दें। अब इसमें और क्या हो सकते हैं, और देखिए ये हो सकता है 1 2 हो सकता है, 2 3 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, 1 2 2 3 और 1 3 हो सकता है। जितने भी पॉसिबल है वो सब लिख दीजिए। देखिए कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 1 2 2 3 1 3 हो गए, 3 1 या 1 3 बात एक ही है, और 1 2 3 4 5 और क्या हो सकते हैं, 1 2 3 तो मैंने पहले लिख दिए। अब अकेला अकेला हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब गिनी कितने होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो गए यहाँ पे 8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात और क्लियर हो रही है कि किसी समुच्चय में उप समुच्चय लिखने का तरीका तो ये है कि जितने भी पॉसिबल सेट है वो सब लिख दो, ठीक है, और उनकी संख्या निकालनी हो तो वो होती है 2 की पावर n, यानी किसी समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n, और जो n होता है उसमें अवयवों की संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए 2 अवयव है, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 उप समुच्चय हो गए। यहाँ पे कितने अवयव हैं, 3 समुच्चय हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8 उप समुच्चय हो गए। इसी प्रकार मैं आपसे कहूँ कि किसी समुच्चय में जो है 4 अवयव है, तो उसके उप समुच्चय में कितने अवयव होंगे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 2 की पावर n, और n के स्थान पे ये 4 रख देंगे, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि अगर किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उसमें 16 उप समुच्चय होंगे। इस तरह से n की जगह अगर 5 आ जाए तो 32 उप समुच्चय होंगे। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या हम बिना उप समुच्चय लिखे भी निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, 2 की पावर n फॉर्मूले से। यहाँ n क्या होगा, किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि किसी भी चैप्टर को इसमें करने के लिए उसका बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ में जितनी भी डेफिनेशन है उसमें टाइम जरूर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए यह घात समुच्चय पावर सेट, तो किसे कहते हैं पावर सेट, पहले समझिए। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि एक समुच्चय 1 2 है, ठीक है। अब आप इसके उप समुच्चय निकालिए, तो उप समुच्चय क्या होंगे इसके, एक तो हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 1 2, और चौथा सबका होता है 5। 5 और स्वयं तो स्वयं होते हैं। अब जरा देखना इसकी डेफिनेशन हमने क्या बताई, किसी समुच्चय, कौन सा समुच्चय, जैसे ये के उप समुच्चय, ये क्या है इसके उप समुच्चय, उनका भी समुच्चय, ये बार मजला ब्रैकेट लगा दीजिए सबसे लास्ट में, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यानी किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय निकालेंगे और उसमें हम मजला ब्रैकेट लगा देंगे बाहर की साइड में,
बाहर साइड में, तो क्या बन जाएगा, घात समुच्चय बन जाएगा। यही बात यहाँ लिखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी समुच्चय में क्या एक एलिमेंट है, अब इसके उप समुच्चय कितना होंगे बताइए। एक तो फाई सबका होता और एक सेल्फ होता है, तो इनका भी समुच्चय जो हुआ वो घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक डेफिनेशन दूसरी ये भी दे रखी है। यहाँ तो समझाया गया, फिर इसकी डेफिनेशन ये लिए जो बात हमने अभी आपको बताई है, तो वो डेफिनेशन भी यहाँ पे है। देखिए किसी समुच्चय एक ही उप समुच्चयों के संग्रह को, किसी समुच्चय एक के उप समुच्चयों के संग्रह को, बात वही हो गई कि समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, या इसको ऐसा बोल दे किसी समुच्चय एक ही उप समुच्चयों के संग्रह को एक का घात समुच्चय कहते हैं। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, पी ए। ठीक है। जैसे एक समुच्चय ये है, देखिए इसके हमने उप समुच्चय निकाले और उस पर बाहर देखिए मझला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। बाहर क्या लगा दिया हमने, अंदर क्या है इसके, ये सभी उप समुच्चय हैं, और बाहर कैसे लगा दिया, मझला ब्रैकेट लगा दिया, तो ये हो गया पावर सेट घात समुच्चय। और किसी भी पावर सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, 2 की पावर n। यहाँ पे इन्होंने m मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिए। अब उसके बाद आएगा सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं, इसको समझेंगे। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों या उससे ज़्यादा हों, उसे हम घात समुच्चय कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसे हम घात समुच्चय यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, और इसको हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए दे रखा, एक बी दे रखा और एक सी दे रखा। ठीक है। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय यानी ए के भी सारे अवयव आ जाएं, बी के भी आ जाएं और सी के भी आ जाएं, और उससे कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं या घात समुच्चय कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव हों और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। या इसको एक और डेफिनेशन में बता देता हूँ, ऐसा समुच्चय जिसमें विश्व के सभी अवयव उपस्थित हों, ऐसा समुच्चय जिसमें विश्व के सभी अवयव उपस्थित हों, उसे हम जो है सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसा कि यहाँ इन्होंने लिखा है, विश्व के समस्त मानवों का समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए अगर आपने सारी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर ली हैं, तो अब आपको एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें एक तो ये लगाना है या ये लगाना। तो ये कहते हैं इसको हम सबसेट, क्या बोलते हैं इसको हम सबसेट, और इसका मतलब है नोट सबसेट, या इसको उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय नहीं है। तो अब उपसमुच्चय हमने बताया था, अगर पहले समुच्चय के दूसरे समुच्चय में सारे अवयव उपस्थित हों तो उसे हम उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए 2 3 4 क्या इसके अंदर है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे तो हम ये लगाएंगे, अदरवाइज इसे काट देंगे। ए बी सी पहले में है, क्या दूसरे में ए बी सी है, बी और सी तो है लेकिन ए नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉट सबसेट। यहाँ पर देखिए सेकेंड थर्ड पार्ट, एक्स आपके विद्यालय के कक्षा फर्स्ट ईयर का एक विद्यार्थी है, एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय की कक्षा फर्स्ट ईयर, ये अपने आप को मान के चलिए। अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो क्या आप अपने विद्यालय के भी विद्यार्थी होंगे? अगर आप एक अपनी क्लास में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो क्या आप अपने पूरे विद्यालय के विद्यार्थी होंगे? बिल्कुल होंगे, तो हम लगाएंगे सबसेट। अब यहाँ पर देखिए एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स समतल में वृत्त त्रिज्या इकाई वाला। अब देखिए यहाँ पर किसी समतल में स्थित वृत्त, तो समतल में स्थित वृत्त तो कई प्रकार के हो सकते हैं, छोटा बड़ा इस तरह से, और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन एक इकाई वाला जो वृत्त होगा वो केवल फिक्स होगा। तो क्या इसके अंदर ये सारे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट सबसेट। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो समतल में स्थित जो त्रिभुज है वो कैसे होते हैं, ये वाला होता है, इस टाइप के होते हैं। अब ये कैसे ही हो सकता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है। किसी समतल में स्थित एक आयत, ये आयत जो होता है ऐसा जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो भाई क्या ये वाला त्रिभुज इसके अंदर है? भाई है ही नहीं। देखिए इसमें तो आयत है, आयत आएंगे, तो इसमें आयत छोटे बड़े हो सकते हैं यानी, लेकिन इसमें कहीं भी त्रिभुज नहीं बनना, यानी इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो हम लिखेंगे नॉट सबसेट। तीसरा चौथा है, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखिए समबाहु जो होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो त्रिभुज होते हैं त्रिभुज में सारे टाइप के होंगे, यानी कि ऐसा त्रिभुज भी होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी,
ऐसा त्रिभुज भी होगा जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण और समद्विबाहु सब सारे टाइप के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उसमें समबाहु त्रिभुज तो होगा ही होगा, जब होगा तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा सबसेट। एक सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या जो होती है वो ये होती है 2 4 6 और बाकी 3 डॉट लगा देंगे। और x एक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में क्या आता है, माइनस की संख्याएं भी होती हैं, -3 -2 -1 0, और प्राकृतिक संख्या भी सारी होती हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या प्राकृतिक सारी संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी, बिल्कुल आ जाएंगी, क्योंकि पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी होती हैं और उन प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्या भी होगी, यानी इसके सारे अवयव जो इधर मौजूद हैं, तो यहाँ पर आएगा सबसेट। ठीक है, आप चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है, समझ लिए, तो क्वेश्चन करने में बड़ा ही मजा आने वाला है। जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। तो पहले आपको बता दें कि एक तो होता है ये, ठीक है, तो अगर ए सबसेट बी है तो इसका मतलब यहाँ पे सेट ऐसे होगा 2,3 सबसेट, और यहाँ पे 1 2 3 इस टाइप का, जरा ध्यान से समझना इसको। ठीक है, और दूसरा होता है एक ऐसे कि इसका कोई एलिमेंट है, यानी कि मान लीजिए ए बिलोंग्स टू ए है और कहीं पे ये लिखा हुआ बिलोंग का चिन्ह बना हुआ, तो देखिए यहाँ पे अगर बिलोंग का चिन्ह बना हुआ तो यहाँ पे ये एलिमेंट होगा, तत्व होगा, और ये लगा हुआ है तो यहाँ पे ये जो होगा एक सेट होगा। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि अगर सबसेट है तो दोनों सेट होने हैं, और बीच में ये लगा हुआ तो इसमें क्या होना, इधर वाला तो सेट होगा और इधर वाला तत्व होगा, दोनों में अंतर, इधर वाला समुच्चय और इधर तत्व। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर सेट बना हुआ है तो हमें सेट दोनों साइड में सेट होनी चाहिए, दोनों साइड में सेट है। अब ये चेक कर लीजिए क्या ए और बी इसमें है, ए और बी इसमें है, तो इसका मतलब ये तो सही लिखा था, लेकिन इन्होंने क्रॉस लगा दिया, कैसा हो गया ये असत्य, कैसा हो गया असत्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए ई एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, ये गुण विधि में लिखा हुआ, अगर हम इसको रोस्टर विधि में लिखें तो क्या आएगा ए ई आई ओ यू। अब देखिए क्या इधर के सारे अवयव इसमें हैं, बिल्कुल है, तो कैसा हो गया ये सत्य हो गया। ठीक, राइट हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3, क्या इसके अंदर 1 2 3 है, तो यहाँ पर देखिए 3 इसके अंदर नहीं है, 5 इसके अंदर नहीं है, जबकि ये सबसेट कह रहा, इसका मतलब ये कैसा हो गया असत्य हो गया। अब यहाँ देखिए क्या ए इसके अंदर है, बिल्कुल है ए, और ए के सारे एलिमेंट इधर पहुंच रहे हैं, तो ये कैसा हो गया सत्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए बिलोंग आ गया, बिलोंग आ गया तो इसका मतलब एक साइड में एलिमेंट होना चाहिए था, लेफ्ट में, राइट में होना चाहिए था सेट, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में भी सेट है, राइट में भी सेट है, और ये जो है वो कहता है कि राइट वाला तो होना चाहिए सेट और इधर वाला होना चाहिए तत्व, और तत्व में कभी भी ये मजला ब्रैकेट नहीं लगता, तो ये वैसे गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि मजला ब्रैकेट लग गया, अगर एक बार मजला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा होता तो ये सही होता। अब यहाँ पर देखिए चौथा, एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है 2 4, ये तो होंगी। एक्स संख्या 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या 2 और 4। अब यहाँ पर देखिए एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, 36 को कौन कौन सी करेगी, 1 करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, 4 9 36, 5 नहीं करेगी, 6 6 36, उसके बाद 7 नहीं करेगी, 8 नहीं करेगी, 9 से करेगी, 12 करेगी, उसके बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15 16 17 18 करेगा। ठीक है, और 36। अब देखिए क्या लेफ्ट के सभी अवयव राइट में हैं, 2 और 4 हैं इसके अंदर, तो क्या 2 और 4 इसके अंदर हैं, देखिए 2 भी हैं और 4 भी हैं, इसका मतलब ये कैसा हो गया सत्य हो गया। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो इसमें क्या बताना है कि मान लीजिए ए हमें ये दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, तो इसका रीजन भी लिखना है। तो अब देखिए सबसे पहला यहाँ पे ये ए जो है ये भी सेट है। अब देखिए क्या 3 4 जो है ये एक जो है इस वाले सेट का एक एलिमेंट है। ठीक है, जब ये 3,4 इसका एक एलिमेंट है तो यहाँ पे एलिमेंट का चिन्ह होना चाहिए। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका मतलब पहला वाला जो कथन है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3,4 समुच्चय ए का एक अवयव है, इसलिए पहला वाला जो है वो सही नहीं है। यहाँ पर सेट का, जबकि ये कह रहा 3,4 सबसेट ए, और यहाँ 3,4 और मजला ब्रैकेट वो समुच्चय ए का क्या है एक अवयव है। यहाँ पे अगर ये लगा होता तो ये सही होता, तो यही बात आपको लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पे 3,4, अब ये देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि 3,4 जो समुच्चय ए का एक अवयव है, बिल्कुल सही लिखा है, सत्य है ये।
अब यहाँ पर देखिए 3,4, अब ये भी देखिए बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे तो अवयव था इस वाले में, देखिए फर्स्ट में क्या था, ये अवयव था। अब यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा दिया तो ये हो गया इसका सेट। तो क्या 3,4 एक या एक उपसमुच्चय है। अगर हम इसके उपसमुच्चय निकालेंगे तो कितने उपसमुच्चय आएंगे, एक आएगा, एक दो। चलो मैं पहले इसके उपसमुच्चय लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले हम इसके उपसमुच्चय को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट देखिए कितने हैं। तो यहाँ पे जो 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट है और फॉर्मूला होता है उपसमुच्चय का 2n, यानी 2 4, यानी 16 अवयव होंगे किसमें, उपसमुच्चय में। तो एक ही उपसमुच्चय देखो मैंने नीचे लिखे हैं, मैं यहाँ पर आपको काउंटिंग कराता हूँ। तो पहले एक एक, पहले इटसेल्फ तो होता ही है। देखिए यहाँ पे एक तो ये वाला 5 और ये वाला, ये तो इसमें होंगे ही होंगे। दो तो ये आप आँख बंद करके रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद और क्या कौन कौन से होंगे, एक एक एलिमेंट वाला, जब एक एक लिया जा रहा तो एक एक एलिमेंट लेकर एक ही हो गया, 2 3 4। तो 4 ऐसे बनेंगे जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होगा। उसके बाद दो दो एलिमेंट वाले, तो दो दो एलिमेंट वाले कौन से हैं, देखिए दो दो एलिमेंट वाला है 1 2 और ये 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6, ये दो दो एलिमेंट वाले हैं। एक हाँ, अब इसके बाद 3 3 एलिमेंट वाले, तो 3 3 एलिमेंट वाले कौन कौन से हैं, देखिए 3 वाला एलिमेंट वाला एक ये है, एक इसमें 3 एलिमेंट है, 2 और एक ये 3 और एक ये 4। अब इनकी काउंटिंग कर लीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। 3,4 क्या ए के अंदर है, देख लीजिए यहाँ पर 3,4। ये तो पहली बात तो सेट ही नहीं था, तो 3,4 यहाँ पर देखिए कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसके अंदर ऐसे हो। तो 3,4 जो सिंगल वाला है इसमें क्या है, ब्रैकेट लगा हुआ। तो देखिए पहले दूसरा 3,4 इसका एलिमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें सबसेट में चेक नहीं करना, केवल एलिमेंट चेक करना, वो पहले से सही है। 3,4 देखिए ये वाला रखा हुआ है, ये वाला ये है 3,4, यानी ये सिंगल वाला देखना। तो 3,4 सिंगल वाला कौन सा है, ये 2,3 3,4 था ये मैंने जो है ये लिख दिया 3,4, 1,2 ये होगा 3,4, ठीक है 3,4 बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या वन ए का एलिमेंट है, वन ए का एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, ये भी सत्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या वन ए का सबसेट है, तो वन ए का सबसेट नहीं है। अगर यहाँ पर मजला ब्रैकेट लगा दें तो ये आंसर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखिए क्या 1 2 5 है, 3 वाले में चेक कर लीजिए, देखिए 1 2 5 है क्या इसके अंदर, 3 वाले कौन से, ये वाले हैं। तो देखिए ये वाला 1 2 5 ये हो गया, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 5 ए में है, बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। अब 5 तो हमने बताया था कि देखिए यहाँ पे अगर ये सबसेट का चिन्ह होता है, इसकी जगह कौन सा होता है, ये वाला, तो ये सही था, तो इसका मतलब ये इस समय रॉन्ग है। 5 सबसेट होता है, ये बिल्कुल सही है। 5 सभी का सबसेट होता है, स्वयं का भी सबसेट हो, तो कोई सा भी हो, दुनिया का सारे समुच्चयों का सबसेट होता है। अब देखिए क्या, अब इसमें चेक लीजिए 5 का है। अब इसमें देखिए यहाँ पे केवल इसमें मजला ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है। अगर ये मजला ब्रैकेट नहीं होता तो ये सही था, इस समय कैसा है, ये गलत है, क्योंकि मजला ब्रैकेट होना जरूरी था। हाँ, मजला ब्रैकेट इसमें है इसलिए गलत है, अगर मजला ब्रैकेट नहीं होता तो सही था। तो यहाँ पर देखिए जो 8th वाला है इसको जरा देख लीजिए, इसमें 1 2 3 है, हाँ, जबकि इसके अंदर क्या है, 1 2 तो है लेकिन 5 है, तो 3 तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है कोई, 3,4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये वाला भी जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सही से नोट कर लें कि ये जो होगा वो भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स। तो इसमें जो फॉल्स कौन कौन से हो गए, एक तो पहला हो गया फॉल्स, उसके बाद हो गया ये 5वां फॉल्स हो गया, और उसके बाद ये हो गया 8वां फॉल्स हो गया, 7वां फॉल्स हो गया, और 9वां फॉल्स, और ये 11वां, इतने फॉल्स हो गए, बाकी सब सही हो गया। तो यहाँ भी मैंने लिख दी है, ये भी आप इसको देख लीजिए, ये छूट गए थे। तो 1 ए के अंदर एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, और 1 जो है वो ए का समुच्चय, ये गलत है। और 1 2 3 5, 1 2 5 ए में है, बिल्कुल सही है। देखिए 1 2 5 ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, वही छठा वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। देखिए उपसमुच्चय लिखना मैंने अभी आपको सिखा दिया है, अब आप आराम से इसके उपसमुच्चय लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक दो के, बाकी इसी तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे पहले के लिखने हैं, तो पहले वाले में उपसमुच्चय क्या होंगे, एक तो 5 होता है, स्वयं का खुद ही होता है, और दूसरा एक इटसेल्फ होता है, तो इसके उपसमुच्चय क्या हो गए, ये आ गए पहले वाले के। इस तरह सेकंड वाले के देखिए उपसमुच्चय लिखेंगे तो क्या होगा, एक तो ए होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक एक वाले ले लिए। अब उसके बाद 2 वाला ले लीजिए,
कितना, ए कोमा बी, और एक कौन सा हो जाएगा 5। अब इसके लिख लें तीसरे वाले के, देखिए तीसरे वाले के लिख देता हूँ मैं। तो पहला क्या हो जाएगा, एक 1 हो गया, दूसरा 2 हो जाएगा, फिर तीसरा 3 हो जाएगा, और कितने होंगे, कुल 8 मिला होंगे। ठीक है, ये हमें पहली मालूम चल जाना चाहिए। तो 1,2 होगा, और 2,3, और 3,1, और एक इटसेल्फ होगा, यानी 1 2 3, और लास्ट में 5। ये ध्यान रखें, इसमें मतलब ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, और 5 का क्या होगा, ये तो खुद ही है, तो 5 का क्या हो जाएगा, एक 5, और दूसरा एक तो स्वयं होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो, बस एक ही रह गया 5। देखिए यहाँ मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पे अगर ये मजला ब्रैकेट लग जाता है, यहाँ पे कितना लग जाता है, ऐसा लग जाता। ठीक है, अगर ये होता तो इसका क्या हो जाता है, एक रिक्त हो जाता और एक ये 5 हो जाता। तब इसमें जो है 2 हो जाते, क्योंकि यहाँ पे मजला ब्रैकेट नहीं लगा हुआ, इसलिए केवल इसका 5 ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पीए में कितने अवयव, पीए का मतलब इसके घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो हम जानते हैं किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का संग्रह घात समुच्चय कहलाता है। तो ये ए एक क्या समुच्चय है हमारे पास 5 है, तो हम पहले ए के उप समुच्चय निकालेंगे। तो ए के उप समुच्चय जो होंगे, ए के उप समुच्चय कितने होंगे जरा बताएं। जब रिक्त होता है, बिल्कुल हमने अभी क्वेश्चन किया है, तो ए के जो उप समुच्चय होगा वो होगा 5। ठीक है, अब क्या पूछा, इसमें पीए में कितने अवयव होंगे, तो किसी ए के उप समुच्चय, और किसका घात पावर समुच्चय कितना होगा, पावर सेट, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। अब इसमें समुच्चय लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कितने एलिमेंट है, तो केवल सिंगल एलिमेंट है ये, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 1। ठीक है, तो पीए में कितने अवयव होंगे, एक अवयव। कितने एलिमेंट होंगे, तो इसे एन पी ए लिख देते हैं। एन पी ए का मतलब पी ए के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी हो गई, 1। बस यहाँ पे एन पी ए। अब दूसरा, निम्नलिखित अंतराल रूप में लिखिए। जो अभी हमने क्वेश्चन लिखा था, पहले किया था इससे पहले, तो उसमें अंतराल रूप में दिया था, हमने सेट के रूप में लिखा था। अब चूंकि ये रियल नंबर है, रियल नंबर को कभी भी जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं ले सकते, इसको हम गुण विधि में ही ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पे गुण विधि में लिखा हुआ। अब इसको अंतराल रूप में लिखना, तो बस हमें यहाँ पे फोकस होना है। देखिए यहाँ पे इसे ध्यान रखना। तो अंतराल रूप में सबसे पहले देखिए हमने बताया था कि अगर इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल लिखेंगे। पहले का आंसर देखिए ये आ गया, ओपन इंटरवल पहले यहाँ लिख देंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर लास्ट वाला लिखेंगे। लास्ट में अगर ये इक्वल भी है तो इसको क्लोज्ड कर देंगे। ठीक है, अब इसी में देखिए सेकंड वाला, देखिए आप सेकंड वाला ध्यान समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या ओपन है, तो ओपन का ये वाला चिन्ह होता है, माइनस ओपन का इंटरवल लग गया, फिर कॉमा लगाया। यहाँ भी देखिए ओपन है, तो दूसरे में भी ओपन लगा दिया, ये ऐसे ही। अब इसका देखिए तीसरा पार्ट, तो इसमें क्या देखिए, ये क्लोज है, इधर वाला ओपन है, तो क्लोज के लिए कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला है ना। तो 0 और 7, इधर से क्या करना, ओपन लगाना। ओपन वृत्ताकार वृत्त, और जो क्लोज होता है वो सर्कुलर, ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका चौथा वाला देख लीजिए, इधर से क्लोज है, तो क्लोज के लिए हमने ये ब्रैकेट लगा दिया 3। और इधर से कैसा है, इधर से क्लोज है और इधर से भी क्लोज है, भाई 4 पे भी क्लोज कर दिया, तो दोनों तरफ से हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह का होता है ये ओपन, ये होता है क्लोज, और इधर ऐसे, तो इसे बोलते हैं हाफ क्लोज हाफ ओपन, ऐसे। ठीक है, और अगर ऐसा हो तो इसे भी हाफ क्लोज बोलते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हाफ ओपन हाफ क्लोज। ठीक है, इसे भी हाफ ओपन हाफ क्लोज। बस ये क्या, लेफ्ट से क्लोज है, राइट से ओपन है, ये लेफ्ट से ओपन है, राइट से क्लोज है। ये लेफ्ट से क्लोज, राइट से ओपन, ये लेफ्ट से ओपन, राइट से क्लोज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में, यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इस रूप में लिखना, यानी कि हम रोस्टर रूप में तो लिख नहीं सकते, तो गुण विधि में लिखना है। तो निर्माण रूप का मतलब गुण विधि में, तो गुण विधि में लिख देंगे। तो हमें इस पर निर्भर करना है, ये जो ब्रैकेट दिए हुए हैं इसके आधार पर। देखिए पहले का आंसर ये आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मजला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखा था उसमें, फिर लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि अंतराल की बात रियल नंबर में ही करता है। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो एक्स है वो कैसा है कि -3 से बड़ा है, लेकिन छोटा है किससे, 0 से। अब हमने क्या लगा दिया, ये वाला, लीजिए पहला आंसर हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों क्लोज इंटरवल लिखे हुए हैं। तो क्लोज इंटरवल लिखे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, या लिखेंगे पहले एक्स सच डैट
इतना तो करना ही करना दोनों में। अब यहाँ पे लिखना है 6, लेस देन इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे लेस देन इक्वल 12। यहाँ पे क्लोज क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ही क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है, इसलिए हमने इक्वल लगा दिया। तो क्लोज के लिए इक्वल, नॉट लेस देन, और इक्वल क्लोज के लिए, ओपन के लिए केवल लेस देन। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, देखिए इधर से तो ओपन है, इधर से क्लोज है, तो डोंट वरी। पहले हमने x लिखा और क्या लिखा है यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r, यानी x जो है वो रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ कोमा और लगा दें। तो अब क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे कि x जो है वो 6 से तो बड़ा है, लेकिन x जो है 12 के बराबर या उससे छोटा है, मजला ब्रैकेट 1। अब देखिए फोर्थ पार्ट इसका माइनस का बाहर है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको, x कोलन क्या पढ़ेंगे, x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर देखिए पहला क्लोज है तो -23 लिखेंगे, क्लोज लगा दिया, क्लोज का मतलब बराबर भी लगाना है इसमें x, और इधर ओपन है तो ऊपर इसके लिए केवल लेस देन 5, ठीक है। पढ़ते कैसे हैं, सभी x का, जैसे पहले वाला पढ़ना मुझे, सभी x का समुच्चय जहाँ x जो है -32 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, लेकिन 0 से छोटा है, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो आप देखिए इसमें बताना यूनिवर्सल सेट, तो हमें कुछ ऐसा सेट बोल देना जिसमें समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो ऐसे कौन से त्रिभुज है जिसमें समकोण त्रिभुज होता है, तो बस आप इसको लिख दीजिए पहले का आंसर, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि सभी त्रिभुजों का समुच्चय लिखोगे तो उसमें समकोण त्रिभुज तो निश्चित होगा। तो ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चय के अवयव उपस्थित हो और ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि सभी त्रिभुजों में जो होगा समकोण भी होगा, त्रिभुजों, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सभी त्रिभुजों का समुच्चय। पहले का आंसर क्या हो गया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। अब दूसरे वाले का आंसर क्या लिखेंगे, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु का भी यही आंसर लिख दीजिए, क्योंकि समद्विबाहु सभी त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज भी होगा और समद्विबाहु, तो इसका भी सेम आंसर बिल्कुल वही रहेगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो सभी त्रिभुजों के समुच्चय में समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक समुच्चय ए दे रखा हमें, ये इसमें 1 3 5 एलिमेंट है, बी दे रखा जिसमें 2 4 6 एलिमेंट है, और हमें एक दे रखा सी जिसमें 0 भी हैं, 2 4 6 भी हैं और 8 भी हैं, ठीक है। फिर कहते हैं इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमने क्या बताया था, ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए समुच्चयों के सारे अवयव हों और एक्स्ट्रा भी हो सकता है, उसे हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ से क्लियर है, तो ऐसा सेट देख लो जिसमें सारे एलिमेंट हो। तो वही देखो, इस सबसे पहले वाला चेक करते हैं। तो सबसे पहले वाले में देखो, ये वाले इसका 8 एलिमेंट नहीं है, तो पहला वाला नहीं हो सकता, रिक्त तो होगा नहीं क्योंकि उसके अंदर सारे एलिमेंट हैं ही नहीं। अब इसे चेक करते हैं, देखो इसमें 3 सेट दे रखे हैं, सबके एलिमेंट हैं क्या, पहले देख करो 1 3 5 हैं इसके अंदर, 1 3 5 1 3 5 हैं, बिल्कुल नहीं है 1 3 5। अब दूसरा चेक करो कि क्या 2 4 6 हैं, तो देखिए 2 4 6 भी हैं। अब उसके बाद देखो क्या ये जो है 0 भी है, और उसके बाद तीसरे वाला चेक कर रहे हैं 2 है, 2 भी है, और उसके बाद देखो 4 है, 4 भी है, 6 देखो है, 8 है, 8 भी है, देखिए मिल गया ये वाला, ठीक है। हमने कहा एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला आंसर है कि नहीं, इसे भी चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए 0 नहीं है, क्या नहीं है, डज नॉट बिलोंग, इसमें डज नॉट बिलोंग 0, क्योंकि 0 नहीं है, इस वजह से ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। सही आंसर कौन सा हो गया इसका, थर्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये एक्सरसाइज आपको बिल्कुल पूरी अच्छे से कर दी है। एक्सरसाइज से पहले आपको जो इसकी डेफिनेशन है उनको क्लियर करना आती है आवश्यक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, आराम से आप पूरी एक्सरसाइज मिनटों सेकंडों में कर देंगे। लेकिन इसकी जो थ्योरी है वो आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इसलिए मैंने थ्योरी पे ज़्यादा यहाँ पर जोड़ दिया है। बहुत अच्छे से आपको समझाइए, आपने देखा होगा कि मैंने थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया क्योंकि वो मस्ट था। बिना थ्योरी के समझे हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन अगर हमें थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो यही क्वेश्चन हमें हवा लगने लगेंगे, भारी लगने लगेंगे। तो क्वेश्चन को आसान लगें इसलिए हमें पहले थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी ऐसा करें, पहले थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करें तब एक्सरसाइज करें। इसलिए मैंने पहली जो एक्सरसाइज है उनका भी आपको पहले रिवीजन कराया था।
तो आप भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी न्यू एक्सरसाइज करें तो पहली एक्सरसाइज में जो थ्योरी है उसको ज़रूर पढ़ लें, क्वेश्चन चाहे ना करें लेकिन थ्योरी ज़रूर पढ़ लें, जिससे अगली वाली कोई एक्सरसाइज आपको करने में मज़ा आए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।